हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी लॉजी पर। और यहाँ पर मैं कवर करूँगा विजन आईएएस पीडी 365 ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप चैनल पर पहली बार इसको देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी। चैनल की जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और जो टेलीग्राम वगैरह की चीज़ें हैं वो नीचे है। शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, मैं यहाँ पर इस वीडियोस का जो मेन मोटिव है, मोटिव ऑफ द वीडियो इज टू कंप्लीट द थिंग्स इन अ रैपिड मैनर, रैपिड फायर मैनर में चीजों को क्लियर करना और ज्यादा धीरे धीरे से नहीं करना। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट्स होंगे वो मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हुए जल्दी जल्दी से चीजें बताऊंगा। शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पहला टॉपिक है डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल। सबसे पहले ये बिल जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल इसमें ये बात है, अगर आप यहाँ पढ़ोगे बिल के अंदर सिंपल सी ये बात है कि कहाँ कहाँ पे किस किस पर इसको यूज कर सकते हैं, किन किन केसेस में इसको यूज कर सकते हैं डीएनए टेस्टिंग को। तीसरा पॉइंट है कि जिस पर भी यूज कर रहे हो उसकी कंसेंट लेना एक जरूरी कंडीशन होनी चाहिए और डीएनए डाटा बैंक होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहा हूं, सिंपल सा इसका मकसद ये है कि रेगुलेशन ऑफ द कि किन किन पर यूज कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द पर्सन इंक्लूडिंग द ऑफेंडर, विक्टिम, सस्पेक्ट्स अंडर ट्रायल्स। किस पर यूज कर सकते हो पता चल गया। फिर किन केसेस में यूज कर सकते हो, सब्जेक्ट्स यानी जो ऑफेंसेस हैं कि ठीक है मर्डर कर दिया तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी का पेन चोरी कर लिया और आप डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल कर रहे हो, है ना, तो ऐसे। और तीसरा पॉइंट हो गया कंसेंट और ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा जो मेन मोटिव है जो इस टॉपिक का वो ये है कि आपको डीएनए आरएनए के बीच में सिंपल सा डिफरेंस जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन है वो पता होना चाहिए। सिंपल सी बात ये याद रखो, डीएनए आपने सुना हुआ बचपन से जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, सिंपल। इसके अलावा आरएनए जो होता है वो कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं है वहां पे, लेकिन उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन का क्या करें। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज लाइक द कॉन्ट्रैक्ट, कि आपने किसी ठेकेदार को, किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई ये लो और ये इंफॉर्मेशन है, इतने करोड़ रुपए दे रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन है, वहां पे मेरा एक घर बनना है, प्लॉट जो भी है, एक स्टोरेज, 2 स्टोरेज, 3 स्टोरेज बिल्डिंग बननी है, तो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद वहां पे एक जो प्रोटीन्स बनने का काम जो होगा वो आरएनए करता है। आरएनए जो कन्वर्ट करता है उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को within the DNA to use for the building of the protein and to move the ribosome and then moves it to the ribosomal protein factories। सिंपल सी बात है, फैक्ट्रीज कौन है, राइबोसोमल। सेल के अंदर फैक्ट्रीज क्या है, प्रोटीन फैक्ट्रीज किसको कहते हैं, राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री बोलते हैं। उसके पास सारी इंफॉर्मेशन जाने के बाद जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसके पास ले जाने का काम और वहां पर जो प्रोटीन बनाने का काम, ये सारा काम किसका है, आपका आरएनए का ये सारा काम है। तो काम के बेसिस पर ये डिफरेंस हो गया। इसके अलावा अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें, अगर इनको सिंपल से देखोगे, ये आपका 1 स्ट्रैंड है, यहाँ डबल स्ट्रैंड है जो ऊपर फिगर में भी आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा डीएनए आरएनए जो होते हैं इनके अंदर नाइट्रोजीनस बेस भी होता है। तो आरएनए का जो नाइट्रोजीनस बेस है वो आपका AUGC होता है, जबकि यहाँ पर नाइट्रोजीनस बेस जो होता है वो ATGC होता है। एंड दैट्स वाई आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो AUGC ATGC, आप ये चीज डिफरेंस याद रखिएगा। इसके अलावा आरएनए जो होता है यहाँ पे राइबोस शुगर होता है, यहाँ पे आपका डीऑक्सी राइबोस। तो ये सारे कंपोनेंट है, मतलब जो पूरे न्यूक्लिक एसिड होता है वो किन किन चीजों से बनता है, राइबोस शुगर हो गया, नाइट्रोजीनस बेस हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पे होती हैं और इन चीजों का जो आपका जो पैटर्न है वो अलग अलग है। इसके अलावा जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आरएनए जो है वो न्यूक्लियोलस में बनता है। न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर का एक, मतलब वहाँ पे एक पार्ट होते हैं। देन मूव्स टू द स्पेशलाइज्ड रीजन इन द साइटोप्लाज्मिक द साइटोप्लाज्म एंड ऑन द टाइप ऑफ डीएनए फॉर्म, कि कैसा आरएनए बना है उस हिसाब से बाद में वो चेंज हो जाता है। इसके अलावा डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में मिलता है। आरएनए जो होता है वो मोर रेसिस्टेंट टू होता है यूवी। अगर यूवी लाइट डालें तो आरएनए मोर रेसिस्टेंट है वहां पे, लेकिन डीएनए ऐसा नहीं है। ठीक है, तो याद रखना डीएनए जो है वल्नरेबल है। इसी वजह से आप देखते होंगे कि जब हम बात करते हैं ओजोन होल की, ओजोन लेयर डिप्लीशन की, तो हम कहते हैं कि डीएनए वल्नरेबल है वगैरह एंड वगैरह। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, समझ सकते हो। अब जो ऊपर इसमें दिया गया है वो दिया हुआ है पहले फंक्शन का थोड़ा सा इलेबोरेशन। अगर आप टाइप्स ऑफ एमआरएनए पढ़ोगे तो अगर आप फंक्शन समझोगे तो उन टाइप्स को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जो मैंने अभी बताया कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है उसको कन्वर्ट करने
उसको अगर हमें प्रोटीन में कन्वर्ट करना है तो आरएनए उसका काम करेगा। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे पास है, आरएनए उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कराएगा। कैसे कराएगा? सबसे पहले मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, इस जेनेटिक कोड की जो कॉपीज होती हैं इस कॉपीज को ट्रांसपोर्ट करता है राइबोसोम के पास। क्यों? क्योंकि हमें अल्टीमेटली हमारा मकसद है प्रोटीन बनाना। प्रोटीन बनता है आपका राइबोसोम में। राइबोसोम जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर का पार्ट होता है। अगर सिंपल सा एक चीज और बताना चाहूं, ईआर मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका स्मूथ ईआर और एक होता है रफ ईआर। स्मूथ ईआर जो है वो लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और जो रफ ईआर है वो रफ इसी वजह से होता है क्योंकि उसकी सरफेस पर राइबोसोम होता है, और राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है। प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम कर रहा है, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन से शुरुआत होती है उस प्रोटीन की। आरएनए प्रोटीन तक ले जाएगा उस पूरी इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। तो सबसे पहले एमआरएनए यही काम करेगा कि उस इंफॉर्मेशन को इस राइबोसोम की प्रोटीन फैक्ट्री तक पहुंचाने का काम करेगा, इंफॉर्मेशन का काम करेगा ले जाने का। इसी वजह से उसे मैसेंजर आरएनए बोला जाता है, और इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन का काम ये है, एमआरएनए का काम ये है कि उस चीज को बताना कि ये भाई इंफॉर्मेशन है, ऐसा ऐसा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा इतना किलोग्राम प्रोटीन बनना है। मतलब आप इमेजिनरी हाइपोथेसिस समझ सकते हो। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा? अब ठीक है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट तो आ गया, राइबोसोम के पास कॉन्ट्रैक्ट तो आ गया कि भाई 2 किलो प्रोटीन बनवा के भिजवाओ, और ऐसा प्रोटीन होना चाहिए। ये जेनेटिक खुफिया इंफॉर्मेशन आ चुकी है, ठीक है, कि ये ऐसा प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन के जो बाल होंगे वो ऐसे होंगे, कान होंगे वो ऐसे होंगे, नाक जो है वो ऐसे लंबी होगी। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें होती हैं। तो अब ये हो गया। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा? ट्रांसफर आरएनए अब प्रोटीन, अब देखो अब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि घर बनना है, लेकिन घर के लिए ईंट तो चाहिए। ईंट जो होती हैं, ब्रिक्स होती हैं, वो होती हैं प्रोटीन की ब्रिक्स जो होती हैं वो अमीनो एसिड होती हैं। उस अमीनो एसिड को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम तक पहुंचाने का काम किसका होगा? वो आपका ट्रांसफर आरएनए का होगा। अब याद रखना, ट्रांसफर आरएनए इज नॉट फॉर ट्रांसपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। ये ट्रांसपोर्ट करता है अमीनो एसिड को, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन, और ऊपर वाली प्रोसेस को बोलते थे ट्रांसक्रिप्शन। इंफॉर्मेशन जाएगी उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, और जो अमीनो एसिड जाएगा उसे ट्रांसलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो एक तरफ से आ गई भाई इंफॉर्मेशन कि भाई 5 किलो प्रोटीन बनवा दो और ऐसा ऐसा होना चाहिए। वो इंफॉर्मेशन कहां से आई है? डीएनए से आई है, और वो इंफॉर्मेशन उन कोड्स में आई है आपकी प्रोटीन के पास। इस चीज को करने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हैं। सी पहले आएगा, फिर दूसरा एल आएगा, यानी ट्रांसलेशन की प्रोसेस से क्या होगा? अमीनो एसिड आएगा। अब हमारे पास आ गया कि कितना प्रोटीन बनना है, कितने केजी प्रोटीन बनना है। हमारे पास ईंट आ गई बनाने को कि ऐसे ऐसे बनाना है, ठीक है, ऐसे ऊंचाई होनी चाहिए, ऐसे 2 मंजिल की इमारत है या 3 मंजिल की, जो भी है, तो वो चीज हो गई। अब काम बचा राइबोसोमल आरएनए का, जो इस चीज को बनाने में वहां पे काम करेगा। मजदूर जो है वो राइबोसोमल आरएनए है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। आज के बाद कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाकी डीएनए में जो डिफरेंस है वो आपको पता चल रहा है। यहाँ पे जो मैंने अभी बताया था कि नाइट्रोजीनस बेस होता है, राइबोस शुगर होता है। तो जो शुगर है वो ये लेयर है, जो आप अगर आप इस फिगर में देखना चाहो, इस फिगर से समझना चाहो, तो ये जो टेढ़े जो ऐसे घुमा घुमा जो है, रेड और ब्लू जो भी है, ये सब यहाँ पे आपके शुगर हैं। तो इसमें राइबोस शुगर है, इसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर है। ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको, ये जोड़ने वाली जो लाइंस दिख रही हैं, ये आपके नाइट्रोजीनस बेस हैं। ठीक है, बेस पेयर्स हैं। इसको आपको देखने को मिलेगा। यहाँ AUGC है आरएनए में, यहाँ ATGC है। A और T कनेक्ट होते हैं आपस में, G और C कनेक्ट होते हैं। बाकी प्यूरिडीन, पायरिडीन, बाकी सारी चीजें अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आपके करंट अफेयर्स यहीं रुक जाएंगे। वो आपको बेसिक साइंस में पता होना चाहिए पहले से। ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। mRNA वैक्सीन इज द अनदर टॉपिक। mRNA वैक्सीन जो है वो आपका दूसरा टॉपिक है। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि mRNA वैक्सीन जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने उसको यहाँ पे अप्रूवल दे दिया था। तो वो समझने से पहले आप ये समझो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर अटैच्ड ऑफिस होते हैं। अटैच्ड ऑफिस में एक ऑफिस होता है आपका सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑफिस होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज आपका, उसमें आपको 2-3 चीजें देखने को मिलती हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंदर आपको देखने को सबसे इंपॉर्टेंट मिलता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस। जैसे CBI होता है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे आपको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस देखने को मिलता है, जो एनुअली आपकी
नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिलीज करता है, ये आपको सब पता होना चाहिए मिनिस्ट्री के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे एक और होता है नेशनल आपका इसी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। ये एनसीडीसी जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अभी आप समझ रहे हो कि क्यों बकवास बता रहे हैं, आगे जब न्यूज़ आर्टिकल पढ़ोगे ना इसी मैगजीन को स्क्रॉल करते करते तो आपको ये चीज़ें वहाँ फिर से मिलेंगी, इस वजह से बता रहा हूँ। डायरेक्टरेट जो एनसीडीसी है ना, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ये एनसीडीसी आईसीएमआर के साथ मिलकर सीरो सर्वेस करवाता है, जो आप न्यूज़ में थोड़े थोड़े महीनों बाद देखते हो कि कोविड-19 का एक्सपोजर इंडिया में इतने % लोगों को हो चुका है, फिर कुछ 4 महीने बाद फिर आएगा कि सीरो सर्वे के फिर रिजल्ट आ गए। वो सीरो सर्वे जो ब्लड टेस्ट करके पता लगाया जाता है कोविड-19 की एंटीबॉडीज कितने % लोगों के पास हैं इस दुनिया, इस भारत के अंदर, वो करता है आईसीएमआर। लेकिन आईसीएमआर किसके साथ करता है? एनसीडीसी के साथ करता है। एनसीडीसी क्या है? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। किसके अंदर आता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंदर आता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो है वो किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर एक अटैच्ड ऑफिस है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, याद रखना। और दूसरा जो मैंने बता दिया पहले ही, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस, वो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल में आता है, एनुअली रिलीज करता है, वो आपको पता होना चाहिए। और तीसरा जो कंपोनेंट है वो आपका नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर नेशनल ऑर्गन ट्रांसपोर्ट एंड ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन, नोटो। नोटो जो है वो भी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंदर इसका रहता है प्रोविजन, ठीक है। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो है उसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। ऊपर जो है सीडीएससीओ, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है आपको पता है ड्रग्स के स्टैंडर्ड्स को कंट्रोल करने का काम इसका है। तो इसके अंदर जो पर्सन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होता है सारी चीजों को संभालने का काम करता है, वो पर्सन होते हैं डायरेक्टरेट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वैक्सीन को वैक्सीन या ड्रग्स के ट्रायल्स को मंजूरी देना, उसका अप्रूवल देना, ये सारा काम इनका होता है। आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ये सारे बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं एमआरएनए वैक्सीन के ऊपर, ठीक है। तो नॉर्मल वैक्सीन देखो, अब वैक्सीन पे आने से पहले मैं आपको फिर से थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये बेसिक नहीं है, आपको करंट अफेयर में ही ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ नहीं दी हैं। देखो वैक्सीन अगर है तो 3 तरीके की वैक्सीन आप बना सकते हो। कितने तरीके की? 3 तरीके की। अलग अलग बुक में, अलग अलग करंट अफेयर में, सब जगह अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन मैंने ये चीज़ रेफर करी है आपकी WHO की वेबसाइट पे, ठीक है। तो 3 तरीके से की वैक्सीन बन सकती हैं। पहली तरीका जो होता है वो होता है होल माइक्रोब अप्रोच। होल माइक्रोब अप्रोच का मतलब है कि आपने माइक्रोब जो सब समस्या की जड़ है, जो आपने कहा जाता ना कि उसको जहर से नहीं, जहर को काटने के लिए जहर ही लगता है, उसी तरीके की चीज है। होल अप्रोच या होल माइक्रोब अप्रोच में क्या करते हैं, उसी माइक्रोब से ही हम काम चला रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3 तरीके से चीजें हो सकती हैं। पहला तरीका है इनएक्टिवेटेड, ठीक है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन मतलब हमने क्या करा, उसी वायरस को, कोरोना वायरस को ही ले लिया और हमने उसको इनएक्टिवेट कर दिया, उसको तोड़ फोड़ दिया, किल कर दिया, और उसी चीज को वैक्सीन के फॉर्म में मिला के इंडिविजुअल को दे दिया। और बाकी आपको वैक्सीन का मैकेनिज्म पता है, वैक्सीन जाएगी, जो इम्यून सिस्टम है वो वहां पे रिस्पॉन्ड करेगा। अगली बार जब सेम प्रॉब्लम आएगी तो इम्यून रिस्पॉन्स पहले से पता होगा, वो जो एंटीबॉडीज हैं वो बन चुकी होंगी, काम तमाम कर दिया जाएगा। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ठीक है। दूसरा तरीका होता है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, मतलब जिंदा वैक्सीन, हमने एक जिंदा कोरोना वायरस पकड़ा, उसको थोड़ा वीक कर दिया, ठीक है, उसको थोड़ा सा, उसको बुखार उसको कुछ बढ़वा दिया उसके अंदर, वो थोड़ा वीक है ना, स्ट्रांग नहीं है, तो वीक करके लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में क्या करते हैं, उसी चीज को वीक करके बॉडी में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ रिस्क ये होता है कि अगर किसी की इम्यूनिटी वीक है तो वो उससे भी नहीं लड़ पाएगा, वीक से भी, है ना, समझ रहे हो। तो इस वजह से क्या होगा, वायरस यहाँ पे जो वैक्सीन ड्राइव्ड इश्यूज हैं वो बढ़ जाते हैं कि वैक्सीन ड्राइव डिजीज हो गई। जैसे पोलियो वगैरह में ऐसी चीजें बहुत सारी देखने को मिली कि पोलियो की वैक्सीन से ही डिजीज हो गई। तो वैक्सीन ड्राइव्ड डिजीज, VDD, ऐसी चीजें वहां पे हो जाती हैं। तीसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है वायरल वेक्टर अप्रोच। तो यहाँ पे सिंपल हम किसी वायरस को, सेफ वायरस को यूज कर सकते हैं टू डिलीवर द स्पेसिफिक सब यूनिट, लाइक प्रोटीन वगैरह उस वायरस का हम यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका वायरल वेक्टर अप्रोच के, किसी जैसे वायरस है उसका प्रोटीन वगैरह, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे होल माइक्रोब अप्रोच। दूसरा जो तरीका होता है वो आपका होता है सब यूनिट अप्रोच। इसमें क्या करते हैं, कोई स्पेसिफिक सब यूनिट ले लेते हैं उसी पर्टिकुलर वैक्सीन की, ठीक है, मतलब उसी पर्टिकुलर जो डिजीज या जो वायरस पैथोजन जो भी है, तो सब यूनिट अप्रोच में उसी का कुछ सब यूनिट लेते हैं। जैसे
कुछ आपके वैक्सीन होते हैं, इसके भी टॉक्सॉइड वैक्सीन वगैरह आप देख सकते हो। इसके अलावा तीसरा जो होता है जेनेटिक अप्रोच। जेनेटिक अप्रोच में क्या करते हैं, जैसे हमने क्या किया, जो भी मतलब हमने उसमें mRNA वगैरह, मतलब हमने डायरेक्ट हमने क्या करा, वायरस को यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे प्रोटीन, ऐसे DNA RNA को यूज़ कर रहे हैं जिससे वो क्या होगा, बॉडी में वो DNA RNA जाएंगे तो बॉडी उसको वहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगी उसके अगेंस्ट, तो यहाँ पे रिस्क जो होता है वो कम होता है। ठीक है, mRNA वैक्सीन इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, इतनी कहानी इसीलिए बताई कि ये इसका एग्जाम्पल है। बाकी ये वैक्सीन्स कहाँ कहाँ आती हैं, आप अलग अलग न्यूज़ में पढ़ते रहते हो कि अभी आपने देखा होगा जो पोलियो वैक्सीन है वो लाइव एटीन्यूएटेड, और आपका ये पहला वाला जो तरीका था इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, यहाँ पे चलता रहता है। IPV और OPV और ये सारी चीज़ें आपने न्यूज़ में देखी होंगी और पढ़ी होंगी, तो वो वहाँ पे जब आएगा तब कवर करेंगे। अभी आप इतना समझो कि mRNA वैक्सीन क्या होती है। नॉर्मल ये जो होती है इसमें mRNA सीक्वेंस को, जो हमने पढ़ा ना ऊपर RNA, तो उसी RNA सीक्वेंस को डाल दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मल उसको नहीं डाला जाता, नॉर्मल जो एंटीजन है उसको नहीं डाला जाता। एंटीजन जो होता है वो आपका यहाँ पे ऐसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा mRNA वैक्सीन जो होती हैं वो आपको सिंपल मैकेनिज्म पता है, वैक्सीन जाएगी, मतलब जो जब वैक्सीन जाती है तो बॉडी जो होती है उसको वहाँ पे प्रोटीन बनाती है उसके अगेंस्ट में, और अगली बार जब रियल वायरस अटैक करेगा तो वहाँ पे खेल तुरंत खत्म हो जाता है। ठीक है, तो mRNA वैक्सीन कैन बी डिलीवर्ड यूजिंग अ नंबर ऑफ मेथड, अलग अलग, जैसे नीडल सिरिंज से अप्लाई कर सकते हैं या नीडल फ्री ऐसे ही बिना उसके नीडल फ्री इनटू द स्किन डायरेक्टली। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं, ब्लड में डाल सकते हैं, मसल्स में और लिम्फ नोड में, और या फिर सीधा नेजल स्प्रे से भी। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं और देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ mRNA वैक्सीन। तो अगर यहाँ के डिफरेंशिएशन की बात करें जो यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक कन्वेंशनल तरीका है और एक जीन बेस्ड तरीका है। तो मैंने बताए थे तो उसमें जो दो शुरू के तरीके थे, होल माइक्रोवेव अप्रोच और सब यूनिट अप्रोच, वो कन्वेंशनल अप्रोच है। ये जो जीन बेस्ड वाला है ये आपका जो मैंने बताया जेनेटिक अप्रोच, ये वो तीसरा अप्रोच है एज पर WHO। लेकिन यहाँ पे दो अप्रोच बताएं, तो कैसे भी आपको करना हो तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग। तो यहाँ पे क्या है, जैसे लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन मैंने बता दिया कि लाइव को थोड़ा वीक करके, कमजोर करके, बुखार उसको करके। ठीक है, इसके इनएक्टिवेटेड पैथोजन यानी उसको फिर वहाँ पे किल कर दिया जाता है, मार कूट के भेजा जाता है, उसकी डेड बॉडी को अंदर डाला जाता है। वायरल वेक्टर वैक्सीन जो मैंने बता दिया कि तीसरा तरीका, जो वहाँ पे वायरल वेक्टर वैक्सीन भी होती हैं। इसके अलावा सब यूनिट वैक्सीन, देखो यहाँ पे अलग से लिखा है कि सब यूनिट अप्रोच जो है वो भी यहाँ पे होता है। टॉक्सॉइड और कॉन्जुगेट वैक्सीन। टॉक्सॉइड में क्या होता है, टॉक्सॉइड में जैसे मान लो कि कोई एक, जैसे पूरे वायरस में कोई एक चीज है जो परेशान कर रही है, जैसे मान लो कि मतलब एक स्पेसिफिक पार्ट उसका परेशान कर रहा है, वो चीज हम फिर सिर्फ यूज करेंगे, समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो वायरस नहीं होता, कोई इंसान होता, तो पूरी बॉडी इंसान की नहीं वहां पे रोल प्ले कर रही होती, कुछ एक स्पेसिफिक कंपोनेंट, ऐसी उन्हीं चीजों को डालना, इसको बोलते हैं वैक्सीन में। अगर उसका यूज करें तो उसे टॉक्सॉइड वैक्सीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें। इसके अलावा ट्रेडिशनल वैक्सीन जो होती है उसमें रेफ्रिजरेशन की जरूरत पड़ती है, यहाँ अपोजिट है, रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है और कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे जो मैसेज जो है वो डिजायर्ड प्रोटीन यहाँ पे उसी हिसाब से क्रिएट होगा। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया पूरा सीजन। ठीक है, जेनेटिक और वो सारा अप्रोच, तो वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं कि पार्ट ऑफ द वायरस, यहाँ पे जो उससे DNA RNA उस पार्ट ऑफ द वायरस से लेकर काम जो है वो किया जाता है। आई होप यू आर गेटिंग। और जो भी WHO की क्लासिफिकेशन है वो भी मैंने बता दिया, ताकि एग्जामिनर अगर उस तरीके से आपको ट्रीट करे, उस तरीके से क्वेश्चन बनाए तो आप उसको समझ सको। इसके अलावा GM क्रॉप रिसेंटली पुणे बेस्ड अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, तो इन्होंने क्या किया है, दो जीन की मैपिंग करी है RST14 और RST18। तो RST14 और RST18 करंटली सीन इन द न्यूज़ आर रिलेटेड टू द ये जो जीन वीट के जीन्स हैं जिनको रिसेंटली मैप किया गया है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे ये होते क्या है, RST14 और RST18 दीज आर द टू अल्टरनेटिव डॉर्फिंग जीन होते हैं वीट के अंदर। ठीक है, और बेटर सीडलिंग विगर और लॉन्गर कोलियोटाइल्स जो होता है वो उसकी जो कैपेसिटी है यंग शूट टिप को
करने की, प्रोड्यूस करने की, उसकी उस कैपेसिटी को बोलते हैं। तो दीज आर द ऑल्टरनेटिव डॉर्फिंग जीन, ठीक है। तो ये न्यूज़ है इसकी। और वीट लाइन्स विद दीज जीन्स कैन रिड्यूस द क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग। तो अगर ये जीन, इस चीज़ से हमें जो हमारी समस्या है क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग की, दिल्ली और ये सब पॉल्यूशन वाली चीज़ें, उन चीज़ों में यहाँ पे राहत मिलेगी, ठीक है। जीएम क्रॉप क्या होता है, सिंपल आपको पता होना चाहिए कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में हम क्या करते हैं, कुछ आर्टिफिशियल जीन उसमें इंसर्ट कर देते हैं फ्रॉम द अनदर स्पीसीज, ठीक है, ताकि हम डिजायर्ड प्रॉपर्टीज को उसके अंदर ला सकें, ठीक। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल अगर इसको समझोगे तो ईजी हो जाएगा। तो जैसे आपको पता है जीएम क्रॉप्स परमिटेड फॉर कल्टीवेशन अभी सिर्फ बीटी कॉटन है, इसके अलावा और भी हैं, बीटी कॉटन के अलावा भी बहुत सारी हैं, जैसे बीटी मस्टर्ड है, बीटी आपका बीटी की और भी सारी, ब्रिंजल इज ऑल्सो देयर। तो बहुत सारी न्यूज में रहती हैं, लेकिन बीटी कॉटन इज द ओनली वन, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी सारी जो है उनको इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि बीटी कॉटन जो है, कॉटन इज समथिंग जो आप डायरेक्टली नहीं उसको खाने वाले हो, ठीक है, लेकिन और सारी चीजें खाने वाले हो तो उसका कुछ अगर इफेक्ट ना हो, इस वजह से उस चीज को ध्यान में रखते हुए और किसी को अप्रूवल नहीं दिया गया है, ठीक है। और बाकी सारी चीजें जो बीटी ब्रिंजल है, सोयाबीन है, ये सब न्यूज में आता है कि इनका इलीगल हो रहा है, लेकिन ये चीजें उसमें नहीं है। इसके अलावा एक वेल एस्टेब्लिश्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 1986 का जो ये एक्ट है, इसके अंदर एक बॉडी है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जीईएसी, ये सारी इस चीज़ को देखती है, इसके अप्रूवल को देखने का काम करती है। जीईएसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर है, अप्रूवल से रिलेटेड, और जो भी लार्ज यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ है इन द रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन चीज़ों को भी देखती है, और अप्रूवल ऑफ जेनेटिक इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म। तो दोनों काम है, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ अप्रूवल करती है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर लार्ज स्केल यूज हो रहा है झारडस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और रिकॉम्बिनेंट्स का रिसर्च में, उनको भी यहाँ पे देखती है। तो ऐसा मत सोचना कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का अप्रेजल का ही काम है, एक काम ये भी है कि अगर लार्ज स्केल में कहीं यूज हो रहा है उस चीज को रेगुलेट करने का काम भी ये लोग करते हैं। इसके अलावा द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, एक रिलेटेड टॉपिक न्यूज में था, FSSAI जो है आपका फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने एक नो जीएम सर्टिफिकेट फॉर द फूड इंपोर्ट, ठीक है। तो FSSAI जो है इसने ये चीज एक लागू की थी, एक ऑर्डर दिया था 1 जनवरी 2021 से, कोई भी इंपोर्ट हो रहा है 24 आइडेंटिफाइड आइटम्स में, तो उनको एक सर्टिफिकेट वहां पे लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई भी जीएम का यूज नहीं हुआ है, ठीक। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इवेंट 142 जो है वो आपका जो है इवेंट 142 वो है, ठीक है, जीएम वेराइटी ऑफ बीटी ब्रिंजल, याद रखना इवेंट 142 इज दिस। इसके अलावा एक इवेंट और आता है, देखो ऐसे याद किया करो, ऐसे अगर याद करोगे तो भूलोगे नहीं। इवेंट 142 क्या है, बीटी ब्रिंजल, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि इवेंट होराइजन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, और इवेंट बोट चैट क्या है, ये दोनों चीजें आप गूगल करोगे, इवेंट बोट चैट और इवेंट होराइजन, ये सब क्या है, ये सब इधर उधर के टॉपिक हैं, लेकिन सब में इवेंट है, तो आप इनको याद रखिए ताकि आप चीज़ों को रिलेट करके याद कर सकें। जीनोम सिक्वेंसिंग, तो रिजल्ट्स ऑफ इंडिजन प्रोग्राम, साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च का जो प्रोग्राम था उसके रिजल्ट पब्लिश हो गए। जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, और इधर आप ये समझो सबसे पहले CSIR जो है सेंट्रल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, आप ऐसे याद रखो कि ये बनी थी आपकी 1942 में, ठीक, 1942, और ऐसे याद रखो इसको, ऐसे अगर करोगे तो भूल जाओगे, 2 दिन बाद मैं पूछूंगा कब बनी थी तो आप भूल जाओगे। आप ऐसे याद रखो कि जैसे क्रिप्स मिशन कब आया था इंडिया में, 1942 में, तो उसी टाइम ये बॉडी भी बनी थी, आप इसको ऐसे पैरेलल में याद रख सकते हो, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और आपका होमवर्क ये है, कमेंट सेक्शन में ये बताओगे CSIR के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। बहुत सारे CSIR के प्रोजेक्ट आपने पढ़े हैं एक साल में, बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स, जैसे आपको अगर उन चीज़ों को देखना हो, सिंपल CSIR गूगल पे सर्च करो, उसकी वेबसाइट पे जाओ, आपको इतने सारे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, सारे के सारे UPSC के लिए इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग उनके नाम हैं, ठीक है।
तो आपको वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं CSIR जो है न्यूज़ में रहता है। बस ये होता है जब हम पढ़ते हैं तो हमें वो पुरानी न्यूज़ याद नहीं रहती, तो यही दिक्कत होती है। CSIR जैसे ही आपने देखा सारे प्रोजेक्ट आपको याद आने जाने चाहिए कि कहाँ कहाँ उसने क्या क्या बनाया है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में रही थी पिछले 1 साल में, तो एक साथ यहाँ नहीं दी हैं, लेकिन आप गूगल करके कमेंट करोगे इसको, ठीक। तो इंडिजेन प्रोजेक्ट क्या है? इंडिजेन प्रोजेक्ट में 1008 इंडिया के इंडिविजुअल का क्या हुआ था? जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब है जो उनके जो यहाँ पे जो भी सीक्वेंस होता है उनके जो डिफरेंट, जैसे हमने ऊपर देखा था डीएनए का जो कंपोनेंट, तो जीनोम सीक्वेंसिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग वही होता है जो उनका एटीजीसी कैसे उसका मतलब अरेंजमेंट है, वो सारी चीज़ों को समझने की प्रोसेस को ही जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। तो अंडरटेक द होल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ द 1008 इंडिविजुअल और डाइवर्स एथनिक ग्रुप के उस प्रोजेक्ट को इंडिजेन बोलते हैं। याद रखना, इंडिजेन CSIR 1008 और CSIR जो है उसका फंडेड प्रोजेक्ट है। CSIR ऑटोनमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 1942 में बनी थी, बता दिया है। इसके अलावा पायलट प्रोजेक्ट है, अभी पायलट डाटाबेस कलेक्ट किया जाएगा, बाद में इसको और भी एक्सपेंड किया जा सकता है, और लार्जर एक्सरसाइज होने के आगे जो है उसका एक प्रीकर्सर है। इसके अलावा CSIR हैज अनाउंस्ड द कंक्लूजन ऑफ होल जीनोम सीक्वेंसिंग, 1008 इंडिविजुअल मैंने बता दिया। 32% ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन इन इंडियन जीनोम सीक्वेंसिंग आर यूनिक। 32% जो है वो यूनिक है, ये आपको बस पता होना चाहिए। बाकी इंडिजेन प्रोजेक्ट की जो सिग्निफिकेंस क्या है, देखो सिग्निफिकेंस ये है कि जब जीनोम सीक्वेंस हमें पता चल जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से उनका हर इंडिविजुअल में कैसे उसकी जेनेटिक डिजीज़ वगैरह के बारे में हमें पता चल जाएगा। बहुत सारी जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, उनके बारे में स्टडीज़ में डिजीज़ के बारे में हमें अच्छी जानकारी हो जाएगी, और अलग अलग जो है स्क्रीनिंग करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है, कि जेनेटिक डिसऑर्डर किसकी स्क्रीनिंग करें किसकी ना करें, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा जो फार्मा फैक्ट्रीज़ वगैरह जो भी मतलब कैसे ड्रग्स वगैरह हैं उसमें चीज़ें हेल्प करेंगी कि किस तरीके के ड्रग्स बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा जो भी जेनेटिक डाइवर्सिटी है, एक डेमोग्राफिक जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द पॉपुलेशन, उसको भी हम एक स्टडी के पर्सपेक्टिव से यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल से कॉमन सेंस वाले चीज़ें हैं कि अगर जीनोम सीक्वेंसिंग हमें पता है तो हम उस डाटा से बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक रिलेटेड आपको बस ये पता होना चाहिए, ये जीनोम सीक्वेंसिंग की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। तो मैंने जैसे बताया कि जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम इज अ ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए इंक्लूड्स द ऑल क्रोमोसोम विच हाउसेस द डीएनए एंड जीन्स, ठीक है। तो क्रोमोसोम डीएनए वो सारा सेट जो किस तरीके से वो अरेंज है वो सब चीज़ें होती हैं। ई जीनोम कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड टू, हमें पता है जीन्स में सारी इंफॉर्मेशन है, उसी चीज़ का अगर हम पूरा एक सीक्वेंस बनाए तो उसको हम बोलते हैं, और डिसाइफरिंग द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ बेस पेयर्स इन एन इंडिविजुअल। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, एक ऑर्डर जो हमने देखा ना, बेस पेयर नाइट्रोजीनस बेस ATGC है ना, A लगा था T से और G लगा था C से, ये प्यूरिडीन होते हैं, ये पायरिडीन होते हैं, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ATGC AUGC जो हमने देखे थे उनका प्रॉपर एक सीक्वेंस होता है, उस चीज़ को जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं, और हर किसी का ये यूनिक मतलब इस तरीके से चीज़ें रहती हैं, ठीक, तो उससे पता चल जाता है। इसके अलावा कुछ और पता होना चाहिए आपको बेसिक मतलब जीनोम सीक्वेंसिंग, और इसमें जो आपकी बेसिक जो आपकी हिस्ट्री है कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट हुए। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था US का था, US के ही 2 डिपार्टमेंट, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और एक डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, इन दोनों ने मिलकर ये चीज़ करी थी। याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक, ऐसा मत सोचना कि हेल्थ का कम मामला है, एनर्जी क्या कर रही है, एनर्जी है, ठीक, याद रखना इसको, एम्फेसाइज एडेड, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1993 में शुरू हुआ था, 2003 में ख़त्म हो गया था, ठीक। और यहाँ पे क्या हुआ था, ऑफ एंटायर ह्यूमन, यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग हुई थी, और इस तरीके के यहाँ पे चीज़ें थी, और बिल्डिंग है ह्यूमन बीइंग और ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है वो जीन मैपिंग प्रोजेक्ट है। अब जीनोम सीक्वेंसिंग जो होता है वो बेस पेयर्स और न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोटाइड वगैरह है उनके सीक्वेंस की बात होती है, लेकिन जीनोम मैपिंग क्या होता है, वो सीरीज ऑफ लैंडमार्क्स इन द डीएनए, कि क्या क्या लैंडमार्क्स आए, क्या क्या लैंडमार्क्स इवेंट आए, उसके लिए जीन मैपिंग होती है, ठीक है। मैपिंग इज डिफरेंट, सीक्वेंसिंग इज डिफरेंस। एक होती है कि क्या लैंडमार्क्स आए किसी जीन की, उसके साइकिल में, उसके जो भी उसका टाइमलाइन है उसमें, और जीनोम सीक्वेंसिंग उसके स्ट्रक्चर की बात होती है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ने किया था। याद रखना ये चीज़, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट पहले का प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे अलग अलग 2020 में हुआ था, और अलग अलग लीडिंग इंस्टीट्यूट ने इसमें सपोर्ट किया था। आई होप यू आर
गेटिंग दिस। इसके अलावा बायोपेस्टिसाइड्स न्यूज़ में थे और इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी। ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है कि इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी बायोपेस्टिसाइड्स बना रही है, ठीक है, समझ आता है। लेकिन द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर ये मिनिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी है। याद रखना कि अगर मतलब सिंपल सा ये चीज़ अब भी पढ़ रहे हो तो सिंपल सा आ रहा है समझ में, लेकिन जब एग्जाम में आ जाएगा तो ये चीज़ें कभी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। तो याद रखना बायोपेस्टिसाइड, ठीक है, बायोपेस्टिसाइड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में नहीं है। बायोपेस्टिसाइड साइंस एंड टेक की बात नहीं है कि कुछ टेक्नोलॉजी आ रही है तो साइंस ऑफ टेक, नहीं ना, बायोटेक है। बायोटेक भी बहुत जगह होती है, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगी। थोड़ी और चीज़ें बता दूं, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ पर है। मैं अगर आपसे ये चीज़ पूछूं इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ है, तो आप ये चीज़ कमेंट सेक्शन में बताओगे इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है। ऐसे ही एक भारत वैक्सीन प्रोग्राम, भारत वैक्सीन एक करके एक PSU है, वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में नहीं आती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कहीं और ही आते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर। मोर ऑन द न्यूज़ फॉर, यहाँ पे क्या है देखो, बायोपेस्टिसाइड सिंपल है कि अभी क्या करते हैं हम, जब पेस्टिसाइड्स नॉर्मल यूज़ कर देते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स, तो जो भी गुड बैक्टीरियाज होते हैं सॉइल में उनको भी वो किल कर देते हैं, ठीक। सो दैट्स वाई दिस इज द थिंग। इसके अलावा एक आगे अगली जो डिज़ाइन आई है उसमें एक RNA इंटरफेरेंस की टेक्नोलॉजी की भी बात है। RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि वहाँ पे जीन साइलेंसिंग कर दी जाएगी ताकि जेनेटिक एक्सप्रेशन ना सामने आ पाए, और उससे अल्टीमेटली क्या होगा कि जो स्पेसिफिक पेस्ट हैं, जैसे मान लो कुछ गुड पेस्ट हैं, कुछ बैड पेस्ट हैं, तो बैड पेस्ट का जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को फॉर्मेशन में उसका जो प्रोटीन है उस प्रोटीन के फॉर्मेशन में भी कुछ RNA इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा। अभी हमने शुरुआत में कहानी देखी थी कि RNA प्रोटीन बनाता है, तो क्या करेंगे उसकी की जगह RNA को थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे ताकि वो प्रोटीन बनना खत्म हो जाए और वो स्पेसिफिक जो बैड पेस्ट है वो खत्म हो, ना कि गुड पेस्ट। इस तरीके से एक mRNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी आके आएगी, अगली अपडेटेड मैगजीन में आ चुकी है। मतलब वो वीडियो जब मैं बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। अभी आप यहाँ बायोपेस्टिसाइड देखो, बायोपेस्टिसाइड में ये चीज़ होती है कि इंसेक्ट कंट्रोल होंगे इन द सीड स्पाइस क्रॉप। और मोर ऑन द न्यूज़, तो ये क्या होगा, इससे गुड शेल्फ लाइफ रहेगी, सेफ टू यूज होगा, एनवायरनमेंट वगैरह को अफेक्ट नहीं करेगा। और अभी जो नॉर्मल यूज़ करते हैं उसमें अच्छे बुरे सारे जो पेस्टिसाइड हैं सबका खेल ख़त्म हो जाता है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उसमें ये बायोपेस्टिसाइड हेल्प करेगा। और बायोपेस्टिसाइड जो है वो बेस्ड है पैथोजेनिक फंगस जिसका नाम है वर्टिसिलियम लेकानी, ठीक, लखानी। याद रखना, लखानी आपने सुना होगा, लखानी, तो ऐसे ही लखानी याद रखना, वर्टिसिलियम लखानी। तो बायोपेस्टिसाइड्स जब आपको, मान लो आप कहीं एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो, मान लो मैं एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हूँ, तो मैं जा रहा हूँ तो मैं लखानी फुटवेयर पहन कर जाऊँगा, लखानी फुटवेयर के शूज़ और स्लीपर्स जो भी होगा, तो वर्टिसिलियम लखानी, ठीक। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, एक स्पेसिफिक फैक्ट है। इसके अलावा बायोपेस्टिसाइड्स जो हैं आर फॉर्मुलेटेड फॉर्म ऑफ, सिंपल है कि बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, फॉर्मुलेटेड फॉर्म ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट बेस्ड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और वर्टिसिलियम हमने देखा, लखानी जो है वो क्या है, वो फंगस है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, फंगस है, वायरस नहीं है, फंगस है, बैक्टीरिया नहीं है, ठीक, याद रखना इस चीज़ को। और एडवांटेजेस जो मैंने अभी बताया कि ओवरऑल इकोसिस्टम के लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। बायोपेस्टिसाइड्स में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, जैसे माइक्रोब जैसे अभी हमने यहाँ पे यूज़ किया, ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई जैसे बैसिलियम थ्यूरिंजेनेसिस। जो बैसिलियम थ्यूरिंजेनेसिस है ये आपका बीटी कॉटन में जो जीन वगैरह होते हैं वो इसी के होते हैं, बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस के। अभी हम क्या कर रहे हैं, बैसिलस नहीं वर्टिसिलियम की बात कर रहे हैं, ठीक। सो दिस इज देयर एंड मोर टारगेटेड इन देयर क्रिएटिविटी देन इन देयर, क्या लिखा है ये, एक्टिविटी, ठीक है। तो ज़्यादा टारगेटेड होते हैं। सब्सटेंस फाउंड इन द नेचर, तो अलग अलग सब्सटेंस जो नेचर में फाउंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक बात हो रही है, जैसे प्लांट मटेरियल लाइक कॉर्न, ग्लूटेन, ठीक, गार्लिक ऑयल
और ब्लैक पेपर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे भी यूज़ किया जा सकता है। और फिर बाकी सारी चीज़ें तो सिंपल हैं कि प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्शन जैसे जीन्स वगैरह, ये सब चीज़ें। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये चीज़ें स्पेसिफिक एग्जांपल्स जो हैं उन पर एग्रीकल्चर आपको ट्रिगर कर सकता है, उनमें जो क्वेश्चन है आ सकते हैं। नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च ये जो है नेशनल बायोमेडिकल रिसोर्स इंडिजनाइजेशन कंसोर्टियम। ठीक, इसको याद करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। एनब्रिक जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक में कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। क्या नाम है एनब्रिक का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बायोमेडिकल नेशनल बायोमेडिकल रिसोर्स इंडिजनाइजेशन कंसोर्टियम, दिस इज द फुल फॉर्म। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या याद रखना है? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर डिपार्टमेंट हैं 3, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च DSIR। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि ये डिपार्टमेंट तो हैं, चलो ठीक समझ आता है, लेकिन आपको यहाँ पे सिंपल सा एक चीज़ में 2 चीज़ें बस याद रखनी है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, और जब इन चीज़ों को समझ रहे हो तभी आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। देखो यहाँ पे ये जो बिराक है, ये लिखा हुआ है गेटवे टू बिराक, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। ये जो बिराक है ये कोई यहाँ पे स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ठीक, ये ध्यान रखना, बिराक जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये एक PSU है, ये एक PSU है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये एक PSU है बिराक, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। और यहाँ जो एनब्रिक है वो नेशनल बायोमेडिकल रिसोर्स इंडिजनाइजेशन कंसोर्टियम ग्रुप ऑफ पीपल है, रिसोर्स इंडिजनाइजेशन के लिए बायोमेडिकल की बात हो रही है। ठीक है, तो यही यहाँ पे है कि इट इज होस्टेड बाय द सेंटर ऑफ सेल एंड मॉलिकुलर प्लेटफॉर्म। एनब्रिक जो है उसका एम है कि नेशन वाइड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट। जो भी अभी वैक्सीन डेवलपमेंट और ये सब हो रहा है, कोविड-19 के एफर्ट्स हैं, उन सबको, उन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को कंसोर्टियम, हमने देखा ना प्रोजेक्ट, सारे लोग आ जाओ एक साथ, है ना, कोविड-19 के इस टाइम में। तो बायोमेडिकल रिसोर्स इंडिजनाइजेशन की बात है, मेक इन इंडिया यहाँ पे है, इसी वजह से इंडिजनाइजेशन, और सारे लोग एक साथ आ रहे हैं। और यहाँ पे इसके फायदे क्या हैं? इसका मतलब मेन जो है वो क्या है कि अगर एक साथ देखो आ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो क्या होगा? आइडेंटिफाई हो जाएंगे जो भी मैन्युफैक्चरर इंटरप्राइज की, कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है तो आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि भाई ये सारे लोग जो हैं ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा क्रिएटिंग इनेबलिंग एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें, और गेटवे ऑफ फंडिंग फ्रॉम दिस, क्योंकि ये तो PSU है, ये तो इन चीज़ों में हेल्प करती है, तो इस वजह से ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। तो याद रखना, नेशनल बायो एनब्रिक जो है वो अलग है, बिराक जो है वो PSU है, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। अब आप पूछोगे स्टैट्यूटरी बॉडी तो फिर कौन सी है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? तो स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो आपकी है सर्ब, SERB, सर्ब का मतलब है आपका साइंस रिसर्च बोर्ड। ठीक, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो है वो आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ये भी आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये बिराक नहीं है, बिराक PSU है, PSU है तो बहुत पैसा है, और बहुत पैसा है तो नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च इंडोजनाइजेशन कंसोर्टियम में देगा, जो एक आपका क्या है PPP है, और ये सारी चीज़ें। तो एनब्रिक बिराक, कंफ्यूज मत होना, दोनों में एनब्रिक बिराक में। ठीक, तो एक साथ याद भी हो गए और कंफ्यूज भी नहीं हुए हम, बहुत बढ़िया। इसके अलावा BBX11 ये न्यूज़ में था, ये एक बेसिकली एक मीडिएटर है। मीडिएटर का मतलब क्या है? मीडिएटर का मतलब लेट मी ब्रिंग, ओके, सो इट इज अ न्यूली आइडेंटिफाइड, एक जीन है जो फैसिलिटेट करता है ग्रीनिंग ऑफ प्लांट्स। अब आप कहोगे नहीं, हम बचपन से तो ये पढ़ते आ रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लोरोफिल जो होता है वो आपका ये सब काम करता है, ग्रीन वगैरह वाला, हम तो बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं। अब आप कह रहे हो कि ये BBX11 जो है ये जीन फैसिलिटेट करता है ग्रीनिंग ऑफ प्लांट्स, तो आपने जो पढ़ा था वो भी सही है, यहाँ जो है वो भी सही है। BBX11 जो है ये चीज़, ये क्या करता है? ये जो आपका प्रोटोक्लोरोफिलाइड, प्रोटो मतलब होता है ओल्ड, क्लोरोफिल है, तो प्रोटो मतलब ओल्ड क्लोरोफिल है एक तरीके से। ये एक पहले बनता है, ये जीन फैसिलिटेट करता है प्रोटो क्लोरोफिलाइड को, और फिर बनता है क्लोरोफिल। ठीक,
तो आप कहोगे इससे इंपॉर्टेंट क्या है? देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द क्विक सिंथेसिस ऑफ द क्लोरोफिल, प्लांट जो होते हैं वो क्लोरोफिल के प्रीकर्सर, यानी क्लोरोफिल के प्रीकर्सर कौन है? प्रोटोक्लोरोफिलाइड, इसको प्लांट डार्क में बनाते हैं। याद रखने वाली बात है, डार्क देखकर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? बहुत सारे लोग डार्क देखेंगे तो सोचेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, एजुकेशनल गैसेस लगाएंगे कि यार डार्क लिखा है, ये गलत है, ये ट्रैप है, लेकिन वो डार्क सही है। अगर लाइट लिख दिया, अगर सनलाइट लिख दिया तो वो ट्रैप है। समझ लेना इस चीज को बहुत ध्यान से, ठीक है? कोई यहाँ पे संदेह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल याद रख लो इस चीज को कि जो BBX11 है ये एक जीन है और ये जो हेल्प करता है, ये रेगुलेट करता है लेवल ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है? और वो इंटरमीडिएट का नाम है प्रोटोक्लोरोफिलाइड, क्लोरोफिलाइड ऐसे करके। तो ये इसको रेगुलेट करता है, जो डार्क में बनाता है प्लांट भी थोड़े होशियार हैं कि उन्हें पता है लाइट थोड़ी देर के लिए आएगी, धूप, तो उससे पहले हम एकदम से, जैसे हम देखते हैं कि एंटीबॉडी, हम वैक्सीन क्यों ले रहे हैं कि जैसे ही कोरोना वायरस का असली वायरस आएगा तो हम उसे तुरंत किल कर देंगे, पहले से तैयारी रखो, है ना, रिजर्व में पावर। ऐसे ही ये करते हैं, याद रखना ये चीज, ठीक? और डार्क में बनता है। इसके अलावा सेंटर फॉर बायोफार्मा एनालिसिस पुणे, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के अंदर है, ठीक है? लॉन्च हुआ है टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एनालिटिकल रिसर्च फॉर बायोफार्मास्यूटिकल डेवलपर्स इन इंडिया, ठीक? तो ये चीज़ ध्यान रखना। और नेशनल बायोफार्मा मिशन भी है गवर्नमेंट का अंडर DBT, और जो सब चीज़ें देखता है ये बिराक अंडर द DBT इज इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर। हमने देखा था अभी DBT के अंदर बिराक क्या था? बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, अभी देखा था यहाँ पर। तो ये फंडिंग यहाँ पे भी दे रहा था एनब्रिक को भी, और यहाँ पे ये नेशनल बायोफार्मा एनालिसिस भी बन गया, नेशनल बायोफार्मा एनालिसिस बन गया। तो यहाँ पर भी बिराक जो है वो, जो नेशनल बायोफार्मा मिशन है उसमें भी बिराक जो है वो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है। आई एम जस्ट ट्राइंग कि आपकी बिराक से दोस्ती हो जाए, फिर आप कंफ्यूज ना हो कभी भी। इसके अलावा इट इज जॉइंटली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक, जो नेशनल बायोफार्मा मिशन है, ठीक? तो ये सारी चीज़ें, सेंटर फॉर बायोफार्मा एनालिसिस और नेशनल बायोफार्मा मिशन, आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको एनब्रिक पता होना चाहिए, एनब्रिक जो है वो PPP है, बिराक जो है वो PPP नहीं है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, वो एक PSU है, जैसे NTPC और ये सब पढ़ते हो वैसे। बायोपेस्टिसाइड आपको पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ आता है, सॉरी मैंने यहाँ पे क्या पूछा था, मैंने यही पूछा था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ आता है, ये मैंने पूछा था भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन, ये एक PSU है, ये कौन सी मिनिस्ट्री में आती है। और मैं ये भी अगर पूछूं कि इंडियन वैक्सीन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सारी की सारी बॉडीज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में नहीं है, ये सारी बॉडीज मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक में है, ये बायोटेक के अंदर ये सारी चीज़ें हैंडल होती हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। ICMR वगैरह उस तरफ है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर में बॉडीज़ हैं ICMR वगैरह, और ये सारी चीज़ें ये जो हैं नॉट बायोपेस्टिसाइड, जो वैक्सीन वगैरह की चीज़ें हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक में है, और बायोपेस्टिसाइड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में नहीं है, वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर में है। याद रखने वाली चीज़ें हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में, ठीक? बिल्कुल रट्टा मार लो इस चीज़ का। हमने देखा इंडिजेन जो है वो CSIR का प्रोजेक्ट है। CSIR के अलावा आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, वो आपका, क्योंकि ह्यूमन की बात है, इंडिया का कोई नाम आया नहीं आया, तो ह्यूमन का नाम आया तो इंटरनेशनल पे पहुंच जाओ, यहाँ पे नहीं रहो, इंटरनेशनल लेवल पर खेलो। 1990s में सबसे पहले US के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ लेकर आए थे, ठीक? याद रखोगे इसको। इसके अलावा यहाँ पर ये 2003 में कंप्लीट भी हो चुका है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का कोई भी यहाँ पर सिलसिला आजकल नहीं चल रहा, पुराना है लेकिन एक हिस्टोरिकल लेगेसी है, इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक? इसके अलावा जीनोम इंडिया, इंडिजेन जो है वो CSIR का है, जीनोम इंडिया वो पूरा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का है, ठीक? याद रखना। लेकिन जीनोम इंडिया जीनोम मैपिंग है, लेकिन इंडिजेन क्या है, इंडिजेन आपका जो है वो आपका ये है, क्या बोलते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, जो हमने DNA के जो ATGC UGC RNA के जो सब चीज ATGC वगैरह जो नाइट्रोजीनस बेस पेयर्स पढ़े थे, उन्हीं का प्रॉपर ऑर्डर अगर हम पता कर लें कि आपके अंदर ATGC AUGC, मतलब समझ रहे हो ऐसे ऑर्डर क्या
है ना, कोडिंग की तरह चीज़ें हैं। इसके अलावा GM क्रॉप हमने देखा, GEAC उसके अंदर देखा। GEAC में ये याद रखना कि अप्रूवल तो देता ही है, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसी जो भी एक्टिविटी हैं जिनमें लार्ज स्केल यूज ऑफ हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और रिकॉम्बिनेंट हो रहा है रिसर्च में, उन चीज़ों को भी ये रेगुलेट करता है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज नॉट अबाउट के बाहर से GM क्रॉप आ रही है उसको अप्रूवल, क्योंकि बाहर से जो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली कोई भी चीज़ आ रही है वो तो कभी कभी आ रही है ना, बाकी टाइम में क्या करेगा, बाकी टाइम में लैब्स वगैरह में कहीं पे जीनोम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ वो तो नहीं हो रहा दुर्व्यवहार, तो उसको भी देखता है। ठीक है, याद रखना ये चीज़। इसके अलावा इवेंट 142, इसमें 2 होमवर्क पूछे थे, इवेंट हॉराइजन क्या है और इवेंट बोट चैट क्या है। ठीक, इसके अलावा ऊपर आ जाओ, mRNA वैक्सीन, मैंने सारे वैक्सीन के तीनों पार्ट बता दिए। होल जीनोम होता है, एक होल माइक्रोब होता है, एक सब यूनिट अप्रोच होता है और तीसरा जेनेटिक अप्रोच होता है। होल जीनोम और सब यूनिट अप्रोच को एक साथ हम कन्वेंशनल वैक्सीन बोल सकते हैं, जीन बेस्ड वैक्सीन या जेनेटिक वैक्सीन में DNA RNA वैक्सीन होती हैं, और दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या क्या चीज़ें होती हैं मैंने बता दिया है। और इसके ऊपर मैंने आपको बताया था DNA RNA में डिफरेंस, पूरा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और बाकी सारी चीज़ें कवर कराई थी। आई होप बिल्कुल अच्छे से एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस सब कुछ समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट रह गई, बायोपेस्टिसाइड में जो यूज़ हो रहा है वो वर्टिसिलियम लकानी। तो बायोपेस्टिसाइड अगर राहुल नाम का ये जो प्राणी है, अगर ये जाएगा एग्रीकल्चर करने और बायोपेस्टिसाइड का यूज़ करने, तो लकानी के फुटवेयर्स पहन के जाएंगे। ठीक, तो वर्टिसिलियम लकानी। ठीक, तो वर्टिसिलियम लकानी याद रखना है इसको। और दिस इज इट, आई होप यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स। और इसी तरीके से हमने जो है पूरा ये आपका कौन सा टॉपिक था, शुरुआत का बायोटेक कवर कर लिया। और अभी वीडियो काफ़ी लॉन्ग नहीं करेंगे, अदरवाइज़ आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, तो अब थोड़े से टाइम में फिर से एक वीडियो आएगा जिसमें वी विल कवर द अदर टॉपिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, IPR और IT। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप UPSC लॉजी सर्च कर सकते हो। थैंक यू।